क्लास 11 के लिए बच्चों आप लोग देख लिए, जैसे आप क्लास 9 10th में पढ़े थे, आपको एक किताब पढ़नी थी कृतिका। जो जिस तरह की किताब आपकी क्लास 9th में आपने कृतिका पढ़ा है, सेम वैसे आपको क्लास 11th और 12th में पढ़ना होगा वितान। क्लास 11 की वितान अलग है, क्लास 12 की वितान अलग होगी। ये वितान फर्स्ट है और क्लास 12th में आपको वितान सेकंड पढ़ना होगा। तो उसमें आप वितान में देखोगे बच्चों टोटल 3 ही लेसन है। उसमें आज आपको पहला लेसन पढ़ना है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है जिसे आप सभी भारतीय जानते होंगे। शायद ही कोई ऐसा इतना पिछड़ा होगा कि जो अभी तक लता मंगेशकर का नाम नहीं सुना होगा। अगर आप सक्रिय हो तो आप हमेशा लता मंगेशकर का नाम भी सुने होंगे और इनके गाने भी आप सुने होंगे। बच्चों लता मंगेशकर जो आपकी किताब में जो सिलेबस दिया गया है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ माने जिसके टक्कर का कोई दूसरा नहीं हो, बेजोड़ लता मंगेशकर। यह कुमार गंधर्व का लिखा हुआ एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है बच्चों? संस्मरण वह विधा होती है जहाँ पर हम किसी की एक स्मृति, एक जीता जागता स्वरूप आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप क्लास 10th में वो पान वाले के विषय में आपने पढ़ा था। वो पान खाता था, मुस्कुराता था और बोलने से पहले वह पान की पीक पीछे थूका करता था। ये सब क्या है? एक रेखा चित्र या संस्मरण है। तो यह भी क्या है? कुमार गंधर्व का एक संस्मरण है। और देखना बच्चों कि लता मंगेशकर जो थी वह अपने समय के प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी। अच्छा देखो बच्चों कि संगीत जो है अब के समय में आप भी गाते हो, आप भी सभी लोग गाते हैं, लेकिन हमारी आपसे 10-5 पीढ़ी या 2-4 पीढ़ी पहले की अगर आप बात करोगे तो उनके गाने के ढंग में और हमारे आपके गाने के ढंग में बहुत अंतर दिखाई देगा। पहले के लोग बिना सुर ताल के ऐसे ही गाया करते थे। अब के समय में गाने का यह प्रभाव है कि कम उम्र के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी कुछ सुर का, लय का, ताल का काफ़ी ध्यान रखते हैं। तो इनकी जो बेटी थी यह लता मंगेशकर, यह भी पिता से प्रेरित थी और जिस तरह की संगीत विधा से पिता जुड़े थे उसी विधा से यह जुड़ी और यह कम समय में ही संगीत के क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी, जिसे पहले के समय से लेकर के अब के समय में हम आप बराबर महत्व दे रहे हैं। यह भारत रत्न की तरह से एक भारत की धरोहर है। आप देखेंगे बच्चों कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आप प्रधानमंत्री का नाम सुने होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संगीत लता मंगेशकर का सुना, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। यह ऐसा गीत था कि जिसको सुन करके लाल किले से आपके प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ गए थे। यानी कि इनके गीतों में वह प्रभाव है कि किसी भी व्यक्ति को आत्मविभोर कर दे। और आप लता मंगेशकर की यह खासियत है कि आप इनके गाने को चाहे जिस अभिनेत्री के ऊपर आप इसको प्रदर्शित करिए, आप गाना सुनते समय या फिल्म देखते समय यह अंतर नहीं कर पाएंगे कि यह आवाज़ कुछ मैच नहीं कर रही है, बल्कि अलग अलग अभिनेत्रियों के ऊपर इनके गाने फिल्माए गए और सभी अभिनेत्रियों के ऊपर इनके सारे गाने बराबर सेट हुए। आप देखोगे पहले के समय में आपको नूरजहां जैसी अभिनेत्रियाँ मिलेंगी और भी बहुत सी अभिनेत्रियाँ थी। और आगे आते अभी कुछ समय पहले तक की जो हीरोइन आपकी फिल्मों में सक्रिय थी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, यहाँ तक की जो अभिनेत्रियाँ थी, इनके फिल्मों में भी इनके गाने फिल्माए गए। आप ये देखोगे कि माधुरी दीक्षित की या जूही चावला की उम्र और इनकी उम्र में ज़मीन आसमान का अंतर था, लेकिन आवाज़ में वह मधुरता थी कि कम उम्र की अभिनेत्रियों पे भी इनके गाने बखूबी सेट हो सके। यहाँ पर लेखक बता रहा है कि वर्षों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी के दिन एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर पढ़ते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। ऐसा स्वर जो मैं रोज़ सुनते आया हूँ वैसा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ परिवर्तन है।
तो यानी कि परिवर्तन किसके गानों का था? लता मंगेशकर के गानों का था। वह यह भी बताते हैं कि अपने समय के सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। मुझे लगता है कि बरसात से भी पहले के किसी चित्रपट का यह कोई गाना था। बरसात मतलब यह मौसम नहीं बच्चों, बल्कि बरसात से कि यहाँ क्या मतलब होगा, बरसात नाम की एक फिल्म आई थी। बरसात फिल्म से भी पहले की किसी फिल्म का यह गाना उस समय रेडियो में बज रहा था। अच्छा, अब के समय में आप देखेंगे कि जो पहले के समय में जो रेडियो पे विविध भारती पे जो गाने आया करते थे, तो गाने के अंत में उस गायक का नाम भी बोला जाता था। तो गाना ख़त्म होने के बाद लेखक ने यह सुना कि गायिका का नाम वहाँ पे बताया गया, तो लेखक को यह पता चला कि हाँ, यह लता मंगेशकर का ही गाना है। आगे आप देखेंगे कि इनके गाने की विशेषता बताते हुए लेखक बताता है कि लता के गाने में गाने की एक और विशेषता है, उसका नादमय उच्चार। बच्चों, नादमय उच्चार में आपको कन्फ्यूजन होगा कि नादमय और उच्चार क्या है। नादमय का अर्थ होता है स्पष्ट, उच्चार माने उच्चारण। जैसे आप देखो, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, इसी गाने को अगर कुछ लोग जल्दी से गाते होंगे तो ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, यानी कि शब्दों में एक शब्द खत्म होने के बाद दूसरे शब्द के मध्य जो गैप है वह नहीं आ पाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जिनके शब्द बीच बीच में ख़त्म से हो जाते। आगे देखिए, लेखक कहता है कि उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों के अंतर स्वरों की आस द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बहुत कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक ही बैठती है। यानी कि उनका शब्दों पर बेजोड़ पकड़ था, किस तरह से शब्द कहाँ पे हमें प्रयोग करने हैं, इसका उन्हें विशेष रूप से अभ्यास था। आगे है, ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीत से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। यानी कि लेखक, जैसा कि लोगों ने यह आरोप लगाया कि लता मंगेशकर ने करुण रस के साथ जितना न्याय किया उतने शायद श्रृंगारपरक गीतों के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया, लेकिन इस बात से लेखक स्वयं सहमत नहीं है। अच्छा बच्चों, ये देखो कि जो संगीत है वह भी समय की मांग होती है। आप जिस कलाकार से जिस तरह की अपेक्षा करेंगे, जैसे आप उम्मीद करेंगे, तो सामने वाले कलाकार को उसी के अनुरूप ही अपने सारे गीत प्रस्तुत करने होंगे। अच्छा, आप देखिए कि करुण रस की यहाँ पर बात की गई, तो लोगों की यह डिमांड थी कि यह करुण रस से रिलेटेड गीत अधिक से अधिक गाएं। तो जैसे आपकी डिमांड थी, आपने खुद ही जब करुण रस के गीत इनसे अधिक गवाए, तो यह आरोप लगाना कि इन्होंने श्रृंगारपरक गीतों के साथ न्याय नहीं किया, यह कथन अपने आप में ही अन्यायपूर्ण है। आगे आप देखिएगा कि आगे एक प्रश्न ये बनता है, यह प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। लेकिन मेरे मत में यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। इसका कारण है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना ही नहीं हो सकती है। अच्छा देखिए बच्चों, शास्त्रीय संगीत क्या होता है कि जहाँ पर कोई कलाकार 6-6 घंटे 4-4 घंटे की जहाँ पे अपनी कोई महफिल जमा रहे होते हैं, वहाँ पे आप फिल्मी गीत सुनेंगे तो अधिकतम 4 से 5 मिनट में ही वह गीत खत्म हो जाते हैं। शास्त्रीय संगीत में 4-4 मिनट 5-5 मिनट का तो एक सुर या ताल ही चलता रहता है, और 4 मिनट में कहाँ पूरी बात खत्म हो जाती, पूरी एक कहानी खत्म हो जाती है। तो दोनों कलाकारों की तुलना करना भी आपस में एक अन्याय ही है। आप ये कहिए कि किसी शास्त्रीय संगीत से आप फिल्मी गीत नहीं गवा सकते हैं, या गवाएंगे तो आपको वह रोचकता नहीं मिलेगी। और
चित्रपट संगीत से अगर आप शास्त्रीय गीत की उम्मीद करेंगे तो भी आपकी उम्मीद बेईमानी होगी। आगे है बच्चों कि संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लगातार 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे एक ही प्रश्न पूछना है कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का पूरा गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकता है? नहीं। यही इस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। ये हमने आपको पहले बताया कि संगीत, शास्त्रीय संगीत की विधा अलग है और फिल्मी संगीत की विधा अलग है। दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। इस तरह से आप देखेंगे कि एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि जो चित्रपट संगीत है वह लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। कान बिगाड़ने से मतलब है कि लोगों को अब धीरे धीरे शास्त्रीय संगीतों से लगाव कम होने लगा और अपेक्षाकृत चित्रपट संगीतों के लोग चित्रपट संगीत अधिक सुनने का प्रयास करते हैं तुलना शास्त्रीय संगीतों की। इस तरह से बच्चों यह आपका जो पहला संस्मरण विधा की जो यह रचना है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, इसको आप अपने से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा और इससे जुड़े जो प्रश्न हैं उनको आप करने का अभ्यास करिए। बाकी जो प्रश्न बनेंगे इसको वापस से डिटेल से हम क्लास में आपके पीछे व्याख्या करेंगे। थैंक यू बच्चों।